हाँ जी बेटा, जय श्री श्याम सभी को। आज अपने नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर की। तो नेक्स्ट हमारी क्लास है वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के ऊपर है बेटा। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो हमने क्वेश्चन 6 तक कर लिया था, 5 कर लिए थे, 5 कर लिए थे ना, यस 5 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा सभी, क्वेश्चन नंबर 6 रीड करेंगे मेरे साथ सभी बच्चे। यस, बुक ओपन कर लीजिए अपनी और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 ओपन कर लीजिए। यस, स्टार्ट करेंगे। टू कंपनीज एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड आर फाउंड टू बी एग्जैक्टली सिमिलर एज टू एसेट्स। कहते दो कंपनी है वो एग्जैक्टली सिमिलर है बेटा एसेट्स के मामले में, मतलब उनका जो एसेट्स का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। रिजर्व एंड लाइबिलिटी, कहता है एसेट्स रिजर्व वगैरह लाइबिलिटी वगैरह बिल्कुल एग्जैक्ट उनका स्ट्रक्चर है, एक्सेप्ट दैट देयर कैपिटल स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। लेकिन उनकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है मतलब प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर वो डिफरेंट है। द शेयर्स कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड इज ₹22 लाख। एक्स लिमिटेड की जो शेयर कैपिटल है वो 22 लाख रुपए, 22 लाख रुपये बेटा, जो कि डिवाइडेड है 20,000 शेयर है बेटा, 7% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच। तो 20,000 शेयर हो गए, एक शेयर हो गया बेटा 100 रुपये का। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया बेटा, 20 लाख हो गया। और 2,000 इक्विटी शेयर है बेटा 100 रुपये के, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया, 2 लाख। मतलब 20 लाख के प्रेफरेंस हो गए और 2 लाख के क्या हो गया बेटा, इक्विटी होगी। इस प्रकार से टोटल कितना हो गया, 22 लाख हो गया। द शेयर्स कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड इज आल्सो 22 लाख। कहता वाई लिमिटेड की कैपिटल भी 22 लाख है, बट उसके अंदर 2,007% प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपये वाले। उसके अंदर जो है वो 2,000 प्रेफरेंस शेयर है बेटा 100 रुपये वाले, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो गया, 2 लाख। और 20,000 इक्विटी शेयर है, 20,000 इक्विटी शेयर है 100 रुपये वाले, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो गया बेटा, 20 लाख। ये भी 22 लाख हो गया। वेरी वेरी सिंपल। पहली कंपनी एक्स लिमिटेड, उसमें 20 लाख क्या है बेटा, उसमें 20 लाख प्रेफरेंस है और 2 लाख इक्विटी है। इसमें रिवर्स है, इसमें क्या है बेटा, इसमें 2 लाख प्रेफरेंस है और 20 लाख इक्विटी है। ठीक है। द फेयर रेट ऑफ इल्ड, इल्ड का मतलब रेट, इन रिस्पेक्ट ऑफ द इक्विटी शेयर ऑन दिस टाइप ऑफ कंपनी इज एस्टिमेटेड टू बी 10%। कहता है आपको नॉर्मल रेट, जो फेयर रेट का मतलब क्या है, नॉर्मल रेट। मार्केट में जो नॉर्मल रेट है बेटा आपको कितनी लेनी है, 10% लेनी है। प्रॉफिट ऑफ बोथ कंपनी फॉर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, मैं ये ईयर नहीं बोल रहा, फर्स्ट और सेकंड ईयर बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक की बुक में अलग अलग होगा बेटा। टू बी 2,50,000 and 3,50,000 respectively. Calculate value of equity share of each of these two companies on the basis of this information only। कहता है इन इंफॉर्मेशन को आप बेस बनाकर आपको शेयर्स की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो सबसे पहले दोनों कंपनियों का निकालना हमें बेटा। दोनों कंपनियों का अपने क्या करते हैं, प्रॉफिट गिवन है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं बेटा अपने, एवरेज प्रॉफिट। देखो एवरेज प्रॉफिट 2 साल का डाटा गिवन है हमारे को, 2,50,000 और 3,50,000। इसको बेटा 2 से डिवाइड करो, 2 साल का है, तो एवरेज कितनी आ गई बेटा, 3 लाख। मतलब दोनों कंपनियों का एवरेज प्रॉफिट कितना है, 3 लाख। तो अपने दोनों कंपनियों का बेस मान लेते हैं, एक्स लिमिटेड एक साथ कर लेते, टाइम बच जाएगा, वाई लिमिटेड। तो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा बेटा आपको, एक्स का भी 3 लाख, दोनों कंपनियों का सेम प्रॉफिट है, और वाई का भी कितना आ गया बेटा, 3 लाख। मैंने आपको कहा था पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड मिलेगा, लेस है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब देखो बेटा एट द रेट ऑफ 7%। अब ध्यान से सुनना, इस कंपनी के अंदर प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो कितने हैं बेटा, एक्स में देखो 20 लाख हैं। तो अपने क्या करेंगे बेटा, मैं यहां पर ही लिख देता हूं, किसके लिए कर रहे हैं, एक्स लिमिटेड के लिए 20 लाख, एल का मतलब लाख है बेटा, उसका कितना करेंगे 7%। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1,40,000। और वाई लिमिटेड में क्या था बेटा,
वाई लिमिटेड प्रेफरेंस शेयर 2 लाख के, उसका 7% करेंगे तो कितना आ गया बेटा 14,000। ये किसको मिलेगा प्रेफरेंस को, और जो ये बैलेंस बच जाएगा वो इक्विटी के लिए बेटा। सिंपल बिल्कुल। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 1,60,000 और 2,86,000। ये प्रॉफिट किसको मिलेगा बेटा इक्विटी को मिलेगा। यहां तक कोई डाउट है दोबारा सुन लो। हमें एवरेज 2 साल का प्रॉफिट दे रखा था, हमने उसका एवरेज कर लिया, मतलब एक्स का भी 3 लाख है, वाई का भी 3 लाख है। ये प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर का है, इसमें 2 शेयर होल्डर है, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, एक इक्विटी है। तो प्रेफरेंस का डिविडेंड दे दिया। एक्स लिमिटेड में प्रेफरेंस शेयर है 20 लाख के, तो 20 लाख का 7% दे दिया, 1,40,000 है। वाई लिमिटेड में प्रेफरेंस शेयर है बेटा 2 लाख का 7% देंगे तो कितना आ गया 1,40,000। जो प्रॉफिट बच गया वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बेटा, ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए हमारा प्रॉफिट आ गया है। ठीक है, अब अपने क्या निकालते हैं बेटा, इसकी रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेते हैं। मतलब रेट ऑफ डिविडेंड है ना बेटा, रेट ऑफ रिटर्न। तो ये प्रॉफिट बचेगा, ये प्रॉफिट हम मानते हैं ये डिविडेंड किसको मिलेगा इक्विटी को मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, फॉर्मूला सभी को याद है, नहीं है तो मैं लिख रहा हूं बेटा, क्या था, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब हम बेस किसको मान रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल को मान रहे हैं। ठीक है जी, प्रॉफिट कितना दे रखा हमारे को, अब एक्स का कर लेता हूं कॉमन फॉर्मूला लिख दिया, एक्स का प्रॉफिट कितना था 160, और एक्स की कैपिटल देखो बेटा कितनी है 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। ऐसे आप वाई का निकाल दो, 2,86,000 प्रॉफिट था ये रहा, और इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 20 लाख, सॉरी 20 लाख। ठीक है, इंटू 100, ये आपका आएगा 80%, और ये आएगा बेटा आपका 14.30%। ये जो हमने रेट निकाली है डिविडेंड की, इसमें हमने इस इक्विटी शेयर कैपिटल को बेस मानना है। आगे क्वेश्चन करूंगा नेक्स्ट, उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड को मानना है। मतलब ये हमने इक्विटी को बेस इसलिए माना बेटा कि क्वेश्चन में देखा कि नॉर्मल जो इल्ड है, मतलब आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब नॉर्मल इल्ड क्या है 10%। तो अपने हमें ये देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन की लाइन पढ़ता हूं मैं आपके साथ, द फेयर रेट ऑफ इल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनी इज एस्टिमेटेड एट 10%। कहता नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10%। अब क्वेश्चन ने आगे ये नहीं बोला कि ये 10% मैंने किसके ऊपर कैलकुलेट किया है, तो अपने ये एज्यूम करेंगे, ये मानते हैं, एज्यूम क्या हमेशा ये चलता है कि ये 10% जो रेट है वो इसने इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर निकाली है, कुछ निकाला तो अपने ये मानते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर निकाली है। मतलब नॉर्मल रेट किसके ऊपर है इक्विटी के ऊपर है, तो हम एक्चुअल रेट या एक्सपेक्टेड रेट जो निकाल रहे हैं वो भी हम किसके ऊपर निकालेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल पे निकालेंगे। तो भी तो दोनों का बेस क्या होगा बेटा सेम होगा, इक्विटी का भी सॉरी एक्चुअल का भी बेस क्या माना इक्विटी शेयर कैपिटल, नॉर्मल रेट ऑफ का भी बेस क्या माना इक्विटी शेयर, तो ही दोनों का बेस को कंपेयर करके हम शेयर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है जी, ये हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया बेटा। अब अपने को क्या करना है, अब शेयर की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू पर इक्विटी शेयर, फॉर्मूला क्या था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय क्या था नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू ईच शेयर, है ना बेटा। अच्छा, अब मैं एक्स का निकालता हूं पहले, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड एक्स का कितना आया था 80%, नॉर्मल रेट दे रखा है 10%, इनटू पेड अप वैल्यू बताओ कितनी है 100 रुपये है एक शेयर की, ये किसका आ गया ये एक्स का आ गया, लाइन लगा देता हूं उधर। ठीक है, इसको सोल्व करो, कितना आ गया ₹800, ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है जी। यहां पर अब किसके निकालेंगे, वाई के लिए, ये किसका आ गया, एक्स का आ गया। अब ऐसे किसका निकाल देंगे, वाई लिमिटेड का। फॉर्मूला तो लिख दिया कॉमन हमने। इसकी रेट क्या थी बेटा, 14.30। नॉर्मल रेट क्या है, 10% इंटू पेड अप वैल्यू इस शेयर कितनी है, 100 रुपी है। तो इसका क्या रेट आ गया, ₹143। मतलब इसका मार्केट प्राइस आ गया 143 और इसका मार्केट प्राइस आ गया बेटा 800। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मतलब जो ये रेट ऑफ डिविडेंड है हमने ये निकाली हुई है, ये रही। इसमें हमने किसको बेस मानना है, पेड अप शेयर कैपिटल को। और ये नॉर्मल डिविडेंड रेट है जो दी हुई है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं, आगे कुछ भी नहीं लिखा, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो भी किसके ऊपर निकाली गई है, पेड अप शेयर कैपिटल पे। मतलब नॉर्मल डिविडेंड रेट अगर पेड अप शेयर कैपिटल पे निकाली है तो हम एक्सपेक्टेड रेट जो निकाल रहे हैं वो भी किस पे निकालेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल पे निकालेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। आप एक बार क्लास को रोक कर रिज्यूम करके आप नोट कर लीजिए, या इसकी जो भी मैं पूरी स्क्रीन लगा देता हूं। ये पूरी स्क्रीन आ गई बेटा लगभग, फोटो क्लिक कर लीजिए इसकी। हो गया ये क्वेश्चन, यस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अपने। थोड़ा सा इजी है बेटा, मैंने कंसेप्ट बहुत समझा दिया, काफी टाइम लगा दिया अपनों ने। तो क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लीजिए। रीड करो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा। हाँ जी बेटा, ऑन 31 मार्च द पोजीशन ऑफ जैन लिमिटेड वाज एज फॉलो। शेयर कैपिटल दे रखे 5000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपये वाले बेटा 5 लाख के हो गए। डेप्रीशिएशन फंड दे रखा है, डेप्रीशिएशन फंड मतलब आपने इतना डेप्रीशिएशन लगा रखा है, इतनी वैल्यू उसकी कम की है। इसका मतलब आपने डेप्रीन फंड लायबिलिटी साइड में लिखा है बिल्डिंग के ऊपर, इसका मतलब आपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो बिल्डिंग लिखी हुई है वो कोस्ट पे लिखी हुई है। किस पे लिखी है, कोस्ट पे। मतलब उसमें से अभी डेप्रीशिएशन लेस करना बाकी है, पेंडिंग है। ठीक है, उसमें अबानी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का डेप्थ कितना है 15,000, तो लेस कर देंगे। इन्वेस्टमेंट को वैल्यू कम करनी है हमें 30,000। डिबेंचर दे रखे हैं आपको 1 लाख, एक रेटर दे रखे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मतलब इतना प्रोविजन बनाया हुआ है आपने। सरप्लस दे रखा है बेटा, सरप्लस के अंदर एक ब्रैकेट में लाइन लिखी हुई है इंक्लूडिंग, सरप्लस का मतलब पेंडल, इंक्लूडिंग 3,15,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर करंट ईयर। ये 18, 19 या 17, 18 जो भी दिया हुआ है ये आपका करंट ईयर इसका प्रॉफिट है, इसमें 3,15,000 रुपए। उसके बाद क्वेश्चन कहता है बिल्डिंग एट कोस्ट, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है बेटा, बिल्डिंग की वैल्यू कहता है एट कोस्ट। देखो मैंने कहा था ना कोस्ट पे होगी, ये तो लिख भी दिया इसने। अगर ये बिल्डिंग भी लिख देता तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोस्ट पे है, क्योंकि जब भी आपको डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड में देता है इसका मतलब उसने अभी तक उसको लेस नहीं किया है। अपने फाइनल अकाउंट करते थे, अपने डेप्रिसिएशन को पेंडल से चार्ज करते थे, जब नई बैलेंस शीट बनाते थे तो फाइनल अकाउंट में क्या लिखते थे, बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन। और या तो लेस करके दिखा दो नेट, या बिल्डिंग को पूरी दिखा दो और डेप्रिसिएशन को उसके लायबिलिटी साइड में प्रोविजन के नाम से दिखा दो। मतलब प्रोविजन का अकाउंट आप क्या करते हो, मेंटेन करते हो, है ना बेटा। चलिएगा, उसके बाद फर्नीचर दे रखा है, स्टॉक दे रखे, मार्केट वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं। कहता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के इन्वेस्टमेंट हमने कॉस्ट का मतलब इतने में परचेज किए थे, आपने कितने में परचेज किए थे, 3 लाख रुपए में। बुक डेट का मतलब डेटर होता है बेटा, डेटर दे रखे आपको, और कैश एट बैंक दे रखा है। द बिल्डिंग इज नाउ वर्थ 1,10,000, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बेटा, 1,10,000 रुपए है। पब्लिक कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस, पब्लिक कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस शो ए प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ 12%। कहते हैं ऐसी सिमिलर कंपनी है, वो बिजनेस करती है, वो अर्निंग है उसकी 12% है। ओके, पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था, 10% है, और 10% के बाद फुल स्टॉप लगा दिया था। तो मैंने कहा था ये 10% रेट है ना, कुछ नहीं कहा है। तो नॉर्मल हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल में निकलती है,
नॉर्मल रेट किस पे निकली, इक्विटी शेयर कैपिटल पे। तो अपने भी जो एक्चुअल रेट या एक्सपेक्टेड रेट निकालते हैं वो भी इक्विटी शेयर कैपिटल में निकालेंगे। बट यहां पर इसने 12% के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाया, 12% ऑन, 12% ऑन कैपिटल इंप्लॉयड इन द बिजनेस। अंडरलाइन देखो, कैपिटल इंप्लॉयड इन द बिजनेस, कहता बिजनेस की जो कैपिटल इंप्लॉयड है उसके ऊपर ये 12% है। तो आपको भी एक्चुअल डिविडेंड रेट या एक्सपेक्टेड डिविडेंड रेट जो निकालोगे वो कैपिटल इंप्लॉयड पे निकालना है। सर कैपिटल इंप्लॉयड क्या होती है, बहुत अच्छे से बताया था, ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। और ऑल एसेट्स में अपने गुडविल निकालते समय, क्या निकालते समय, गुडविल निकालते समय, गुडविल निकालते समय बेटा इन्वेस्टमेंट नहीं लेते। अब शेयर की वैल्यू निकाल रहे तो अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है जी। द रियल वैल्यू ऑफ गुडविल में भी टेकन 2 लाख। थैंक यू बोल दो क्वेश्चन वाले को, थैंक यू बोलो, क्योंकि गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन ने निकाल के दे दी आपको। कितनी वैल्यू दे रखी है, 2 लाख रुपए। और टैक्स रेट कितनी है बेटा, 50%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी बाय एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग मेथड। एक्चुअल रेट मतलब एक्चुअल डिविडेंड रेट मेथड लगाना आपको। ठीक है जी। सबसे पहले अपने कंपनी का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है बेटा इसने कि हमारे को बिजनेस की कैपिटल इंप्लॉयड लेनी है। देखो ध्यान से सुनना, हमें जो कैपिटल इंप्लॉयड लेनी है वो किसकी लेनी है, बिजनेस की। मैंने आपको यह बताया था बेटा कि शेयर की वैल्यू निकालते हैं अपने नेट एसेट्स मेथड में। तो नेट एसेट्स निकालते समय अपने इन्वेस्टमेंट को लेंगे, ध्यान से सुन लो, इन्वेस्टमेंट को अपने लेंगे। लेकिन गुडविल के अंदर कैपिटल इंप्लॉयड निकालते समय अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं लेंगे, क्योंकि जो आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो आपका बिजनेस के अंदर यूज नहीं हो रहा है। तो वो गुडविल प्रोड्यूस करने में, गुडविल की वैल्यू इंक्रीज करने में कोई भी योगदान, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता। एग्जाम्पल देता था कि एजुकेशन स्केयर की आप गुडविल निकालते हो तो उसमें एजुकेशन स्केयर की बिजनेस एसेट्स को लेंगे। अब एजुकेशन स्केयर की मान लीजिए एजुकेशन स्केयर के पास सरप्लस पड़ा है 10 लाख रुपए का, और एजुकेशन स्केयर ने 10 लाख की एफडी करा दी, तो उस एफडी हमारी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। उस एफडी के ऊपर हमें क्या मिलेगा बेटा, उस एफडी के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी एजुकेशन स्केयर की इनकम मानी जाएगी। बट एजुकेशन स्केयर की उस इनकम को अर्न करने में एजुकेशन स्केयर की गुडविल का, रेपुटेशन का कोई भी यूज नहीं हो रहा। अगर एजुकेशन स्केयर की गुडविल निकालते समय आप उसको इंक्लूड करते हो तो गलत है, क्योंकि आपको बिजनेस में जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, एक्टिवली यूज हो रही है, वो एसेट्स लेनी है। एफडी पे इंटरेस्ट, एजुकेशन स्केयर चलेगा तो भी होगा, एजुकेशन स्केयर पे लाख बच्चा होगा तो भी होगा, 10,000 बच्चा होगा तो भी होगा, और एजुकेशन स्केयर पे एक भी बच्चा नहीं होगा तो भी एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसमें गुडविल का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए सॉरी इन्वेस्टमेंट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है गुडविल के लिए। तो इसलिए वहां समझाया था कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेने। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हो तो हमेशा हमेशा क्या ट्रीट करते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं। मतलब एक्सेस पैसा पड़ा था, आपने उसको क्या कर दिया बेटा, आपने उस पैसे को, आपने उस पैसे को, बोलो बोलो शाबाश, हाँ बिल्कुल सही, आपने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। अब यहां पर क्या है, ध्यान से सुनना, कैपिटल इंप्लॉयड है, वो कहता है आपको बिजनेस की लेनी है। मतलब आपने अब करना क्या है, बिजनेस की एसेट्स लेनी है, मतलब इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया। तो कैपिटल इंप्लॉयड निकालनी है, और वैसे भी आप रट्टाफिकेशन मत करना मेरे हिसाब से तो, लेकिन आपको पता है कैपिटल इंप्लॉयड निकालते समय वहां पर गुडविल में भी नहीं लिया था, यहां पर भी नहीं लेंगे, लेकिन यहां ले लेते, अपने अभी स्टेटमेंट दी थी क्योंकि अपने शेयर की वैल्यू निकाल रहे हैं। पर क्वेश्चन वाले ने साफ साफ बोल दिया, क्या बोल दिया, साफ साफ ये बोल दिया कि हमें बिजनेस, बिजनेस की एसेट्स लेनी है, मतलब ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, जो ट्रेडिंग होता तो ले लेता, मतलब बिजनेस में यूज होता तो ले लेता। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ध्यान से सुनना, इस पर जो इन्वेस्टमेंट पे इनकम हो रही है वो हमारे प्रॉफिट में क्या है, इंक्लूड है। इस पर जो इनकम हो रही है वो हमारे प्रॉफिट में क्या इंक्लूड है। तो मैंने कहा था बिजनेस के एसेट लेंगे, बिजनेस की इनकम लेंगे, तो उसकी इनकम के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की इनकम जुड़ी हुई है वो भी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गलत मत कर देना। ठीक है जी, साफ साफ बता रखा है। चलो, तो आपने सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट ट्रेड, मतलब व्यापार का निकालेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा हमारे को बेटा,
प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दे रखा, 3,15,000। ठीक है, लेस करो इसमें से। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिख देता हूं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है कितने आपके, देखो आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कितने के दे रखे थे, हाँ 3 लाख रुपए के, 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। तो आपको पता है इंटरेस्ट और डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, 3 लाख का 5% कर दो बेटा, ये आपका टोटल प्रॉफिट है 3,15,000। इसमें से 15,000 रुपये आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। ठीक है जी, ये कितना आ गया, 3 लाख रुपए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, मतलब ये बिजनेस के 3 लाख आ गए, और ये प्रॉफिट जो दिया हुआ बिफोर टैक्स है, इसमें से टैक्स क्या कर देंगे, लेस। तो बेटा इनकम टैक्स, और क्वेश्चन में जैसा आप लिखा हुआ है इनकम टैक्स की रेट जो है वो 50% है, तो कितना आएगा, 1,50,000। ठीक है, तो ये जो आपका बचेगा फिर उसके बाद है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कितना बचेगा बेटा, 1,50,000। ये आपका बचेगा 1,50,000। ठीक है, ये आपका क्या बचेगा, 1,50,000 रुपये। अब यहाँ तक तो बच्चों को लगता है आसान, लेकिन इस बुक वाले ने क्या हुआ है, देखो बेटा एक्चुअल में क्या होता है, कैपिटल इंप्लॉयड जो होता है, आपने अकाउंट्स में क्या किया, ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। बट कैपिटल इंप्लॉयड के भी दो फॉर्मूले होते हैं, देखा जाए तो एफएम में जो पढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, कैपिटल इंप्लॉयड का एक्चुअल मीनिंग ये होता है, ध्यान से सुनना, मैं इस पेज को छोड़ के अगले पेज पे समझाता हूं मैं आपको, ताकि आपको दिक्कत ना आए, बड़े ध्यान से सुनना। कैपिटल इंप्लॉयड का एक्चुअल मीनिंग ये होता है बेटा कि आपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, लगाया है उसमें, ठीक है, इंप्लॉय किया, लगाया है। अब देखो मेरी बात सुनो, किसी बिजनेस के लिए में हमें मान लीजिए 10 लाख रुपए चाहिए, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितने रुपए चाहिए, 10 लाख। अब वो फंड की सोर्सिंग फाइनेंस कहां से आएगा, इसको फाइनेंस बोलते, पैसा, फाइनेंस। इसलिए याद करो कैश फ्लो करते थे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंस एक्टिविटी, ये फाइनेंस 10 लाख चाहिए। आपने क्या किया, 10 लाख बिजनेस में लगाना है, तो ये 10 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है। आपने क्या किया, इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए 5 लाख के। आपने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दिए 2 लाख रुपए के। आपने क्या किया बेटा, प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दिए 2 लाख के। आपने क्या किया बेटा, डिबेंचर इश्यू कर दिए, क्या इश्यू कर दिए, डिबेंचर, कितने के, 3 लाख के। अब डिबेंचर वैसे तो है लाइबिलिटी, मैं आपको बताऊं, बट बिजनेस में पैसा कितना लगा है, बिजनेस टोटल कैपिटल लगी है, इसको भी एक बार ये, हालांकि कैपिटल कैपिटल इंप्लॉयड का पार्ट है, ये शेयर कैपिटल है, ये कैपिटल इंप्लॉयड का पार्ट मानते हैं अपने एफएम में करते हैं तब, लेकिन हमारे अकाउंट्स में ना भाई जब गुडविल की तो उसको नहीं माना, लेकिन यहां माना हुआ है, तो थोड़ा सा ये कंट्रोवर्सी सी है इनकी आपस में। वैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एग्जैक्ट कंसेप्ट ये है कि जो डिबेंचर होता है उसको अपने कैपिटल इंप्लॉयड का पार्ट मानते हैं बेटा। अपनी बुक में नहीं किया हुआ इन्होंने अपडेट अभी तक, लेकिन अपने को तो यूनिवर्सिटी में जैसे क्वेश्चन सोल्व किए हुए उसी तरीके से करना है। ठीक है जी, तो आपको इतना थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कि डिबेंचर को यहाँ पर अपने को लेना है, मैं बताऊंगा कैसे लेना है। तो 10 लाख रुपए आपको लगाने हैं, तो 10 लाख रुपए आपके पास, 5 लाख इक्विटी है, 2 लाख प्रेफरेंस है और 3 लाख डिवेंचर है बेटा, ये 10 लाख रुपए लगाओगे आप। ठीक है जी, ये 10 लाख रुपए आपके कैपिटल इंप्लॉयड कहलाएगा। कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब यह कि आपने उस बिजनेस में कितना पैसा लगाया। अगर ये 3 लाख रुपए आपके पास होते तो आपको डिवेंचर इश्यू करने की जरूरत नहीं थी। डिबेंचर क्या होता है, आप पब्लिक को इशू करते हो और पब्लिक को उसके ऊपर क्या पे करते हो बेटा, इंटरेस्ट पे करते हो। अगर ये आपके पास होता तो 3 लाख रुपए के शेयर इशू नहीं करने पड़ते, नहीं करने पड़ते ना आपको, तो 3 लाख के शेयर इशू नहीं करने पड़ते आपको, फिर ना आपका ये खुद का पैसा होता और ना आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता। आई मेरी बात समझ में। अब मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए लगा के एक बिजनेस किया और उससे प्रॉफिट आपने कमाया, यही एग्जाम्पल ले लेता हूं, आपने प्रॉफिट कमाया 3 लाख जो अभी निकाला हमने, और ये बिजनेस का है, उसमें से आपने टैक्स दे दिया बेटा 50%, कितना हो गया, 1,50,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा, 1,50,000।
ठीक है जी। ये प्रॉफिट कैसे आया था? ये प्रॉफिट में आपने सारे के सारे एक्सपेंस क्या किए होंगे बेटा? पहले लेस किए होंगे, और उसमें एक एक्सपेंस डिवेंचर का इंटरेस्ट भी पे किया होगा आपने। मान लो 3 लाख के डिवेंचर है और उसके ऊपर रेट क्या था बेटा? 10% था। 3 लाख का 10% कितना होगा? 30,000। ये 30,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे किया होगा आपने, पेंडल में डेबिट किया होगा, एक्सपेंस मान के चार्ज किया होगा, और वो एक्सपेंस लेस करने के बाद प्रॉफिट हमारा कितना आया? 3 लाख। अगर ये डिवेंचर इतना पैसा हमारा खुद का होता तो हमें डिवेंचर इश्यू करने की जरूरत नहीं थी। तो ये 30,000 जो इंटरेस्ट पे किया है वो भी आपको देने की जरूरत नहीं होती। तो ठीक है, आपने प्रॉफिट 3 लाख कमाया डिवेंचर को इंटरेस्ट, लेकिन बिजनेस की कैपेसिटी तो ये 30,000 रुपए आपके ही तो थे, बिजनेस ने कमा के दिए, ये तो इंटरेस्ट देना पड़ गया क्योंकि आपके पास फंड नहीं था आपका खुद का। आई बात समझे? तो आपने इस बिजनेस से 1.5 लाख कमाया शेयर होल्डर ने, बट ये 30,000 भी जो आपका, वो आपने डिवेंचर इशू कर रखे, अगर ये ना किए होते ये भी आपका होता, अगर ये पैसा आपके पास होता तो। ठीक है, तो इसमें वापस ऐड क्या करेंगे बेटा? डिवेंचर इंटरेस्ट। कितना बेटा डिवेंचर इंटरेस्ट? ये डिवेंचर इंटरेस्ट जो भी आपका दे रखा है वो आप ऐड कर दो इसके अंदर। जैसे 30,000 है तो आपको यहां पर कितना लेना है? 1,80,000 रुपए लेना। मतलब डिवेंचर का इंटरेस्ट को आपको वापस से ऐड बैक करना है, क्योंकि ये आपको इसलिए देना पड़ा बेटा क्योंकि आपके पास फाइनेंस नहीं था। हम उधार लेते हैं ना, उस पर क्या देते हैं? ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। क्यों पे करते हैं? क्योंकि हमारे पास फंड नहीं था। अगर हमारे पास फंड होता तो हम बोरो करते, उधार लेते, नहीं लेते तो ब्याज भी नहीं देना पड़ता। एक सिंपल एग्जांपल ले लो यार, एक शॉप स्टार्ट किया आपने, कुछ पैसा नहीं, आपने सब पैसा बैंक से लोन लिया, आपने लोन लेके स्टार्ट किया 10 लाख, और आपने 10 लाख का लोन लिया, आपने पूरे साल में उससे कमाए 80,000 उस दुकान से, और 10 लाख का लोन लिया हुआ था इसलिए आपको 50,000 रुपये ब्याज देना पड़ गया, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 30,000। अब आप ये स्टेटमेंट देते हो कि इस बिजनेस में 30,000 का प्रॉफिट होता है, गलत है ये स्टेटमेंट। इस बिजनेस से 30,000 का प्रॉफिट नहीं होता, इस बिजनेस से 80,000 का प्रॉफिट होता है। 30,000 50,000 तो इंटरेस्ट आपको इसलिए देना पड़ गया क्योंकि आपके पास खुद का पैसा नहीं था, इसलिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ गया। तो ये बिजनेस की जो कैपेसिटी है वो 80,000 कमाने की है, वो आपको देना पड़ गया 50,000 ब्याज। अगर यही पैसा आपका लोन ना होता तो आप कितना कमाते? 80। तो 30,000 प्रॉफिट बुक कर रहे, 30 नहीं, वापिस में 50 क्या कर दो? ऐड कर दो। तो ये बिजनेस कितना कमा के दे रहा है? 80 कमा के दे रहा है। ये लो एक एग्जाम्पल और ले लो, 80,000 मान लो आपने प्रॉफिट कमाया, और आपने मान लीजिए लोन लिया होता बहुत ज्यादा और आपने ब्याज दे दिया 90,000, तो आप कहोगे ये बिजनेस तो लॉस कमाता है, बंद करो। गलत बात है, बिजनेस में लॉस नहीं है, बिजनेस में तो इनकम है। बिजनेस 80,000 कमा के देगा, लेकिन आपने लोन इतना ज्यादा ले रखा है, कर्जा इतना है आपके ऊपर कि 90,000 रुपये क्या देना पड़ गया आपको? ब्याज। तो 10,000 रुपये लॉस आया। ये लॉस बिजनेस का नहीं है, आपके फाइनेंस एक्टिविटी सही नहीं है, कैपिटल स्ट्रक्चर सही नहीं है आपकी। मेरी बात समझ आई? आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं है। हाँ जी बेटा, आ गया समझ में? तो वही बात है कि इस बिजनेस में जो है प्रॉफिट कितना हुआ? 80, लेकिन आपने इंटरेस्ट कितना पे कर दिया? 90, तो लॉस आया। अब आपने कहते हैं ये बिजनेस बंद कर दो, क्योंकि इस बिजनेस में लॉस होता है। अरे भाई, इस बिजनेस में कमी नहीं है, कमी आपके स्ट्रक्चर में है कैपिटल की। आपने फाइनेंस किया हुआ है, उधार लिया हुआ है, बोरो किया हुआ है, और उस पर क्या पे कर रहे हो? इंटरेस्ट पे कर रहे हो, है ना? तो इसलिए अपने को बिजनेस के अंदर जो कैपिटल, जो उधार ली हुई है आपने, जो पैसा उधार लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट वापस से ऐड करना है। अब ये 10,000 लॉस था, अब 90,000 रुपये अगर आप ये जो इंटरेस्ट पे किया वापस ऐड करोगे तो आपको बिजनेस का प्रॉफिट 80,000 आ जाएगा। ठीक है जी? तो इस क्वेश्चन में देखो, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ठीक है। और हमने इसके अंदर देखो डिवेंचर लिए हुए कितने के बेटा? 1 लाख के। क्या लिए हुए? 1 लाख रुपए के। तो इसमें वापस से क्या कर दो? ऐड कर दो। ये आफ्टर टैक्स कमाओगे आप 1.5 लाख, और आपने ये प्रॉफिट निकाला होगा तो डिबेंचर इंटरेस्ट वापस क्या क्या होगा? लेस। तो डिबेंचर इंटरेस्ट क्या कर दो? ऐड कर दो। 1 लाख का कितना? 6%, कितना हुआ? 6,000। तो ये कितना आ गया? 1,56,000। ठीक है, 1,56,000 प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट अर्न ओन कैपिटल इंप्लॉयड। मतलब बिजनेस में जितना पैसा लगाया है उसके ऊपर आप ये कमाओगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में इसलिए करना पड़ गया कि कैपिटल इंप्लॉयड भी निकालना पड़ेगा। अब अपने को ये रेट निकालनी है, एक्चुअल डिविडेंड की या एक्सपेक्टेड, वो कैपिटल इंप्लॉयड भी निकालनी है। तो अब अपने को कैपिटल इंप्लॉयड भी निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अगला होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ
कैपिटल एम्प्लॉयड, किसकी? बिजनेस की। बिजनेस के हमें क्या निकालनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। ठीक है जी। चलो सबसे पहले क्या दे रखा है आपको? गुडविल। गुडविल की वैल्यू दे ही रखी है। गुडविल की वैल्यू कितनी है? 2 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू देखो बेटा बैलेंस शीट में कितनी है? बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में 60,000 है, डेप्रिसिएशन कितना है? 15। लेकिन एक बात सुनो, बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू बताई रखी है क्वेश्चन में। आज के दिन बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 1,10,000। तो आज वैल्यू दी है तो आज की वैल्यू लेंगे। फर्नीचर की वैल्यू क्या है बेटा? 5,000 है। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 4 लाख। स्टॉक की वैल्यू क्या बेटा? 4 लाख। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लेना नहीं है, नॉन ट्रेड है बेटा। उसके बाद बुक डेट का मतलब होता है डेटर बेटा। ठीक है, ये इधर लिख लेते हैं, अपने जगह कम है। बुक डेट मतलब डेटर्स। बुक डेट कितने दे रखे हैं आपको? 3 लाख के। और लाइबिलिटी साइड में देखो प्रोविजन कितना था? प्रोविजन कितना फॉर बैड डेट्स कितना? 10,000। 10,000 लेस करके नेट लिख लो पहले आप, कितना के? 2,90,000। ठीक है जी। उसके बाद कैश, कैश आपको दे रखा 35,000। 35,000 इसका टोटल करो आप, इसका टोटल आएगा 10,40,000। इसमें से लेस करेंगे अपनी लाइबिलिटी। ठीक है जी। उसमें क्या दे रखा? क्रेडिटर्स कितना है? 45,000। और प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हुई, देख लो आप, प्रोविजन फॉर टैक्स ये रहा। आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, 1,50,000 अभी दिया नहीं है तो ये लाइबिलिटी है। अब इसमें से मैं ना डिबेंचर को लेस नहीं कर रहा, डिबेंचर को अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट मानना है, इसलिए अपने ने इंटरेस्ट को भी वापस जोड़ा। तो अगर आप लेस कर दोगे डिबेंचर को, तो डिबेंचर को वापस क्या करना पड़ेगा? ऐड। डिबेंचर को अपने को इंक्लूड रखना है। ठीक है जी। तो डिबेंचर अपने, ये आपकी टोटल एसेट्स है। अब इसमें से आपने डिबेंचर लेस किया ही नहीं, तो इसका मतलब वो इंक्लूड रह गए। अगर आप चीज लेस कर देते, लेस का मतलब घटा दिया, कम कर दिया, कम कर दोगे तो वो बाहर हो जाएगा। हम कम कर ही नहीं रहे, तो उसको इंक्लूड करना है अपने को। तो इसका टोटल आपका आएगा बेटा 8,45,000। ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। ठीक है। अब एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग निकालना है, एक्चुअल रेट अर्निंग की। बिल्कुल सिंपल है। प्रॉफिट आपने ये कमाया, इतना प्रॉफिट कमाया आपने, ये 156। कितने पैसे लगा के बिजनेस में? 8,45 लगा के। इसमें 8,45 में आपकी इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है और लोन वगैरह है, डिबेंचर वगैरह है। ठीक है, इतना पैसा लगाया और 156 कमाया। ठीक है जी। यहां पर भी हमने डिबेंचर इंक्लूड किया, यहां पर डिबेंचर का इंटरेस्ट इंक्लूड किया है। ठीक है। तो प्रॉफिट अर्न डिवाइड बाय कैपिटल इंप्लॉयड और इनटू क्या कर दोगे? 100, परसेंटेज निकालना है। तो आपका 156 कमाया आपने इस बिजनेस से। ये देख लो बेटा, इसमें से आपने डिबेंचर का इंटरेस्ट लेस नहीं किया। ये बिजनेस हमें कितना कमा के लेता है? 1,56। 156 कमाने के लिए आपको बिजनेस में लगाने पड़ेंगे 8,45,000। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप इक्विटी लगाते हो, प्रेफरेंस लगाते हो, या आप इक्विटी लगाते हो या प्रेफरेंस लगाते हो, इक्विटी लगाते हो या प्रेफरेंस लगाते हो या डिबेंचर लगाते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो इसको अपने मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से बेटा। ठीक है। तो रेट आपकी आ गई 18.46%। मतलब ये बिजनेस कितना कमा के देता है? 18.46% कमा के देता है। अब आपको वैल्यू पर शेयर निकालनी है, वैल्यू पर इक्विटी शेयर। इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे, एक्चुअल रेट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू इज शेयर। वही फॉर्मूला हो गया, सेम फॉर्मूला।
लेकिन इस क्वेश्चन में नॉर्मल रेट कैपिटल एम्प्लॉयड में थी, तो हमने भी एक्चुअल रेट किस में निकाली, कैपिटल एम्प्लॉयड में निकाली। और कैपिटल एम्प्लॉयड में सिंपल सी बात है, आपको डिबेंचर को इंक्लूड करना है। जब डिबेंचर इंक्लूड कर रहे हो तो डिबेंचर का इंटरेस्ट भी क्या करना है, इंक्लूड करना है बेटा, ठीक है। क्या रेट आई हमारी, एक्चुअल 18.46%, नॉर्मल रेट क्या है 12%, और एक शेयर कितने का, 100 का, तो ये रेट का क्या आ गई 153.83, ये शेयर की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आप ये 2 क्वेश्चन करो, फिर नेक्स्ट क्लास अपने मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम बेटा, सभी को थैंक यू सो मच।